हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते ही माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन आइदर sp3 होना चाहिए या फिर dsp2 होना चाहिए। दो ही ऑप्शन पॉसिबल है। अब sp3 होगा तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। एंड अगर dsp2 होगा तब ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा। राइट। आपको एक चीज़ पता है कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग से ज़्यादा होता है। मीन्स अगर बात करें तो डेल्टा sp ग्रेटर दैन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर दैन डेल्टा टेट्राहेड्रल होता है। मीन्स स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होता है, फिर नंबर आता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का, सबसे लास्ट में नंबर आता है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का। राइट। तो अब आप सोचो, अगर टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऐसे होता है, 2 ऑर्बिटल नीचे एंड 3 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे। क्लियर है? मीन्स नीचे यहाँ पे dx² y² और dz² रहेगा एंड ऊपर रहेगा dxy dyz एंड dxz। लेकिन टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग तो ऐसे होगा। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग कैसे होगा? तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में 2 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे। सबसे नीचे कौन से रहेंगे? तो dyz एंड dxz नीचे रहेंगे, फिर इसके ऊपर dz² रहेगा, फिर इसके ऊपर dxy रहेगा एंड सबसे ऊपर यहाँ पे dx² y² होता है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में डेल्टा टी बहुत कम होता है। राइट। तो आप याद रखें कि यहाँ पे डेल्टा टी टेट्राहेड्रल के केस में डेल्टा टी ये बहुत कम होगा, इनफैक्ट लेस दैन पेयरिंग एनर्जी होता है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो डेल्टा sp है ये ग्रेटर दैन पेयरिंग एनर्जी होगा। क्लियर है? अब सोचो, अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन फिल कर दूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, सेकेंड भी नीचे रहेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा या ऊपर जाएगा? तो देखो, आपको पता है थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा टेट्राहेड्रल बहुत कम होता है, पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसीलिए थर्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, फिफ्थ भी ऊपर रहेगा, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, सेवन्थ नीचे रहेगा, 8, 9, 10 ऊपर रहेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर आप स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर प्लेनर बहुत ज़्यादा होता है। राइट। पेयरिंग एनर्जी कम होता है, तो यहाँ पे ट्राई करें आप पेयर करने का। मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? 1, 2, अब पेयरिंग कर लो यहाँ पे, बिकॉज डेल्टा स्क्वायर प्लेनर बहुत ज़्यादा है, पेयरिंग एनर्जी यहाँ पे कम होता है। तो 3 के बाद 4, फिर 5, फिर अब 6, इसी में पेयर करते जाओ, 7, 8 पेयर कर लो, 9 एंड 10। आप ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने वाले हो दोनों केस में। क्लियर है? मतलब हमने ये देखा यार अभी तक कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत ही कम स्प्लिटिंग होगा, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग लार्ज स्प्लिटिंग होगा। मीन्स हिंट क्या मिलेगा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लार्ज स्प्लिटिंग करेंगे या स्मॉल स्प्लिटिंग करेंगे? तो आपका आंसर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लार्ज स्प्लिटिंग करेंगे। तो लार्ज स्प्लिटिंग करेंगे मतलब वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। मीन्स याद रखें, आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब यूज़ करने वाले हैं? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो। और वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा? सिंस वहाँ पे स्प्लिटिंग कम होगा, मीन्स टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। तो यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स केस में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग करने वाले हैं। तो हमारे लिए की पॉइंट क्या बन गया? मीन्स आप खुद से की पॉइंट्स बना सकते हो यार। अब देखो, ये की पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर 4 वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, 4 वीक फील्ड लिगेंड हैं, तो कौन सा ज्योमेट्री बोलोगी? आंख बंद करके sp3 बोलो। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन अगर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2, राइट। बस ध्यान रखें आप, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट D10 कन्फिग्रेशन। यहाँ पे D10 कन्फिग्रेशन के केस में dsp2 नहीं होगा। D10 के केस में अगर D10 कन्फिग्रेशन है कहीं पे तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब D10 मतलब आइदर ओरिजिनली D10 हो या फिर कन्वर्टेड D10 हो। तो आइदर ये ओरिजिनली D10 हो, ओरिजिनली D10, और कन्वर्टेड D10 हो सकता है। अब ये ओरिजिनली D10 और कन्वर्टेड D10 क्या है अपन ये देखेंगे अब। लेकिन आपको यहाँ से हिंट मिल गया कि जनरल ये है 4 वीक फील्ड लिगेंड है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जस्ट देख के बोलो। 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्लियर है? जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। NiCN4 2-। आपको पता है अगर इसका पूछे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए Ni पे 2+ चार्ज है, Ni2+ मीन्स 3d8 पहला पॉइंट, और Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, राइट। Cn- ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो कौन सा स्प्लिटिंग होगा? dsp2 मीन्स स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। स्क्वायर प्लेनर मीन्स हाइब्रिडाइजेशन तो आप देख के बता सकते हो यार, dsp2 होगा। लेकिन पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है ये जानने के लिए हमें ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग करते हैं। स्क्वायर प्लेनर में 2 नीचे रहेगा, 1 ऊपर आएगा, इसके ऊपर 1 ऑर्बिटल, इसके ऊपर 1 ऑर्बिटल। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2, आपको पता है 3rd इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। तो ये 3d हो गया। d बगल में 4s रहेगा, फिर बगल में 4p रहेगा, राइट। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? तो हाइब्रिडाइजेशन विल भी, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज यही लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो dsp2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। फिर मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 बोर मैग्नेटॉन रहेगा, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, राइट। चलिए अब सेकेंड खुद से ट्राई करें। NiCl4 2-। इसका आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करें, चेक करें डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। चेक करिए जरा, देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए था। Ni2+ है, तो यहाँ पे Ni2+ मीन्स ये 3d8 है, राइट। Cl- भी यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है, तो कौन सा स्प्लिटिंग करोगे आप? तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा। 2 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, 2 ऑर्बिटल नीचे, 3 ऑर्बिटल ऊपर। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, राइट। फिर ये तो डी हो गया, फिर एस रहेगा, पी रहेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट √2 अनपेयर्ड है, तो √8 बोर मैग्नेटॉन हो गया। क्लियर है? ये बोल सकते हो। अब अपन समझते हैं ये ओरिजिनली D10 और कन्वर्टेड D10 का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगर ओरिजिनली D10 लिखा है, ओरिजिनली D10, राइट। तो ओरिजिनली D10 के देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे ZnOH होल 4 2-, ZnH2O होल 4 2+,
Zn Cn whole 4 2 minus cadmium Cn whole 4 2 minus HgI4 2 minus CuCn whole 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस। अब देखेंगे जैसे मैं जितने भी मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे यहाँ पे Zn पे 2+ चार्ज है तो Zn2+ का कन्फिग्रेशन क्या होगा 3d10 है, राइट। मीन्स सब में कैडमियम 2+ है यहाँ पे। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए कैडमियम 2+ है, कैडमियम 2+ में भी 4d10 रहेगा, मीन्स सब में d10 है। तो अगर d10 है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज d10 में क्या होगा, d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, राइट। ये ओरिजिनली d10 हो गया। कन्वर्टेड d10 का मतलब क्या है, चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। कन्वर्टेड d10, जैसे कन्वर्टेड d10 मतलब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। NiCO होल 4, फिर आप और लिख सकते हैं कोबाल्ट CO होल 4 माइनस, फिर FeCO होल 4 2 माइनस, फिर NiCN होल 4 माइनस। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे मान लो मैं एक फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। Ni, इस पे चार्ज 0 है, तो Ni पे निकल पे 0 चार्ज है, Ni 0 मतलब इसका कन्फिग्रेशन होगा 3d8 एंड 4s0, 3d8 4s0 सॉरी 3d8 4s2 होगा, क्लियर है। अब ये 3d8 4s2 है कन्फिग्रेशन, और आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये। अब यहाँ पे क्या होगा, निकल 3d8 है ओरिजिनली, राइट। 3d8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3d8 है और ये 4s है। लेकिन सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप बता सकते हो यार कि यहाँ पे पेयरिंग होगा, तो 4s के इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। तो अब ये क्या बन गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 मीन्स अब देखिए ये D10 बन गया, और आपको पता है D10 बन गया, कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया D10 में। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। तो ऐसे कन्फिग्रेशन को जो पहले D10 नहीं थे, लेकिन सिंस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में आने के बाद वो D10 में कन्वर्ट हो गया, इनको बोलते हैं कन्वर्टेड D10। तो इनका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगा, क्लियर है क्या। तो आपको ये ओरिजिनली D10 और कन्वर्टेड D10 में ध्यान रखें कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो, कोई भी हो, हाइब्रिडाइजेशन ऑलवेज D10 में sp3 होगा। चलिए आपको नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है। CuCl4 2 माइनस, ये थर्ड एग्जांपल। आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, राइट। ट्राई करें आप की पॉइंट्स बता सकते हो यार। Cu पे पहले तो सबसे पहले जस्ट चार्ज फाइंड किया करो, Cu2+ है, Cu2+ मतलब 3d9 हो गया, और 3d9 Cl माइनस इज वीक फील्ड लिगेंड, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 बिकॉज वीक फील्ड लिगेंड है। अब कर सकते हो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, वीक फील्ड है तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऐसे होता है, D9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे 4s और 4p के ऑर्बिटल रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और √3 बोर मैग्नेटॉन होगा। ये हो गया इसका आंसर। चलिए फोर्थ ऑप्शन, CuNH3 होल 4
प्लस। इसका हाइब्रिडेशन बताएं आप। तो सबसे पहला थॉट फिर से Cu पे 2 प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे ये 3D9 बन गया और NH3 इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो Cu2 प्लस 3D9 NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? DsP2। मीन्स इतना तो समझ में आया, ऑक्टाइड ये स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। सोचते हैं हम, मीन्स इतना तो समझ में आया यार कि स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगा। तो स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग करते हैं, ऐसे होता है स्क्वायर प्लेनर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। बगल में S रहेगा, बगल में P रहेगा। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा या dsp2 होगा? आपका आंसर होगा sp3। लेकिन मैंने क्या बोला कि अभी ये dsp2 होगा। अभी कैसे? दोनों स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पे आप एक चीज़ सोचें, इस केस में क्या होता है? ट्रांसफरेंस होता है। मीन्स ये D का इलेक्ट्रॉन इधर 4p में, मीन्स ये 4s है, ये 4p है, 4p में ट्रांसफ़र होगा। अब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से dsp2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ट्रांसफरेंस क्यों हुआ? तो इसके लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस बताए थे ट्रांसफरेंस के, याद है? ट्रांसफरेंस के 3 कंडीशन क्या क्या थे? तो कॉम्प्लेक्स शुड हैव ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पहला कंडीशन था, राइट? तो यहाँ पे NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सेकेंड था पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो dsp2 बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड कंडीशन था कॉम्प्लेक्स शुड हैव ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी देखिए सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफरेंस हो रहा है। क्लियर है क्या? तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 और ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। तो याद रख लें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक ही जगह पे ट्रांसफरेंस होता है। Cu2 प्लस मीन्स 3D9 है। इस केस में अगर 4 वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा और ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। लेकिन अगर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो याद रख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? यहाँ पे dsp2 होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा और ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। √3 बोर मैग्नेटॉन आएगा और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट रहेगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is present in 4p orbital due to transference। ये पॉइंट ध्यान रखें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Cu2 प्लस में हो रहा था, कोबाल्ट 2 प्लस में 3D7 था, उस केस में ट्रांसफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में Cu2 प्लस में ट्रांसफरेंस होता है। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। चलिए अगर मैं आपको एक और जस्ट ऐसे नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन करवा दूँ, आपको जस्ट ये बताना CuNH3 होल 6 2 प्लस, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन आइदर D2sp3 होगा या sp3d2 होगा। तो कॉपर 2 प्लस के लिए 3D9 है, 3D9 और 6 स्क्वायर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बोलोगे? आँख बंद करके सोचो, मैंने की पॉइंट बताया है, डायरेक्ट बता सकते हो sp3d2। क्लियर है? कैसे बताएंगे? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करो, 1 2 3 4 यार 5 6 7 8 9, ये तो क्या 3D, बगल में 4s रहेगा, बगल में 4p रहेगा, बगल में 4d रहेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 पैरामैग्नेटिक
फिर यहाँ पे √3 बोर मैग्नेटॉन, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट रहेगा? तो यहाँ पे नॉर्मल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 3d ऑर्बिटल। क्लियर है? फिर अपन बात कर लेते हैं लो स्पिन हाई स्पिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। तो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप ये की पॉइंट याद रखो, दूसरा एक की पॉइंट आपको दे रहा हूँ। तो D1 और D2 एंड D9 D10, इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में नो लो स्पिन हाई स्पिन, नो लो स्पिन हाई स्पिन होगा। वैसे यहाँ पे लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे, दोनों के केस में सेम रहेगा। लेकिन अगर D3 से D8 के बीच में, D3 से D8 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और D3 से D8 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसे अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो आई होप आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के एक ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। D3 से D8 में sp3 वाला मतलब वीक फील्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो अगर sp3 है तो उसे अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और अगर dsp2 है तो इसे अपन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्लियर है इतना? राइट। अब चलिए अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी हाइब्रिडेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। CFSE मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आपको बता दूं कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो की पॉइंट यही है, देखिए की पॉइंट ये है कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, राइट। वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम करेगा। क्लियर है? लेकिन अब मैंने आपको ये भी बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है मतलब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? और वीक फील्ड लिगेंड है वो वीक बॉन्ड बनाएगा। तो आप ऐसे ध्यान में रखें कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड मीन्स मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेज। ये की पॉइंट ध्यान में रखें आप। कैसे भी करके अगर मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक, तो CFSE ज़्यादा होगा। और याद रखो कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना कि मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, CFSE इंक्रीजेज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीजेज, फिर स्टेबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, यार रुको तमीज़ से लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा होगा, बिकॉज मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो अब चलिए कौन कौन से फैक्टर पे ये CFSE या मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। तो पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ लिगेंड, मीन्स फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ लिगेंड होगा। सेकेंड फैक्टर चार्ज ऑन मेटल केटायन, चार्ज ऑन मेटल केटायन,
थर्ड फैक्टर जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ मेटल केटायन, और फोर्थ फैक्टर होगा नंबर ऑफ लिगेंड। ये 4 फैक्टर अपन स्टडी करने वाले हैं, तो चलिए 1 बाय 1 करके सारे फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में पहला फैक्टर नेचर ऑफ लिगेंड, सेकंड फैक्टर चार्ज ऑन मेटल केटायन, थर्ड फैक्टर जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल केटायन, एंड फोर्थ फैक्टर है नंबर ऑफ लिगेंड्स। चलिए फर्स्ट फैक्टर पे बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ लिगेंड्स। देखो यार, आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दे दे कि FeCN6 3- फिर FeNH3 3+, और FeH2O6 3+। ये कंपाउंड देते हैं। अब देखोगे यहाँ पे कि इन तीनों में अगर आपको कंपेयर करना है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा, इसका ऑर्डर, तो आपको दिख रहा है कि सब में मेटल सेम है, राइट, मेटल सेम है। तो और चार्ज भी आप देखोगे सब में आयरन पे 3+ ही है। आप देखो सब पे आयरन पे 3+ चार्ज है, मीन्स आयरन पे यहाँ भी 3+ चार्ज है, यहाँ भी आयरन पे 3+ चार्ज है। नंबर ऑफ लिगेंड भी देखोगे तो सब में 3 लिगेंड है, सॉरी 6 लिगेंड्स हैं। फर्स्ट में FeCN6 में भी 6 Cn- है, FeNH3 में भी 6 अमोनिया है, और FeH2 में भी 6 वाटर है यहाँ पे। तो सब में नंबर ऑफ लिगेंड्स अगर सेम है, अगर सारे फैक्टर सेम है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ये नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करेगा। अब नेचर ऑफ लिगेंड का मतलब है, आपको पता है Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वीक फील्ड लिगेंड है, किसका CFAC ज़्यादा होगा? तो CFAC ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज मोर देन वीक फील्ड लिगेंड। लेकिन ध्यान रखें कि बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, मीन्स सेकेंड फैक्टर, थर्ड फैक्टर, फोर्थ फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए। तो मैं आप लिख दूँ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर सेम, ठीक। तो अब देखो सबसे इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Cn- है, तो इसका CFAC सबसे ज़्यादा होगा, फिर अमोनिया है, लास्ट में वाटर है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है? और चलिए अपन सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं चार्ज ऑन मेटल केटायन। चार्ज ऑन मेटल केटायन, यहाँ पे बेसिकली चलिए मैं 2 कंपाउंड ले लेता हूँ। एक कंपाउंड लेट से आयरन है, आयरन FeCN6 3- एंड सेकेंड कंपाउंड है FeCN6 4-। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, लेकिन अगर चार्ज ऑफ लिगेंड देखेंगे तो आयरन पे 3+ है और यहाँ पे आयरन पे 2+ है। क्लियर है? अब देखो सारे फैक्टर सेम है। आपको पता है जिससे मेटल पे अगर चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि चार्ज ऑन मेटल इंक्रीजेज, CFAC इंक्रीजेज। तो इन दोनों में किसका CFAC ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाले का CFAC ज़्यादा होगा सेकेंड वाले से, राइट। से अपन थर्ड फैक्टर पे बात कर लेते हैं। थर्ड फैक्टर है जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल केटायन।
अब चलिए यहाँ पे जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल के टाइम पे मेरे पास सिर्फ 3 कंपाउंड ले लेता हूँ मैं। NiCl4 2 माइनस, PdCl4 2 माइनस, प्लैटिनम Cl4 2 माइनस। राइट, अब इनमें आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखें लिगेंड यहाँ पे सेम है, Cl माइनस सेम है। चार्ज ऑन लिगेंड भी देखिए आप, निकेल पे 2+ है, पैलेडियम पे 2+ चार्ज है, प्लैटिनम पे भी 2+ चार्ज है। राइट, और नंबर ऑफ लिगेंड भी सेम है, नेचर ऑफ लिगेंड सेम है, चार्ज ऑन मेटल सेम है। लेकिन अब यहाँ पे जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल देखें। आपको मैं बता दूँ पहले कि 3D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट हैं, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ में 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। 3D सीरीज़ मतलब स्कैंडियम से लेके जिंक तक होता है, 4D सीरीज़ जिट्रियम से लेके कैडमियम तक होता है, और 5D सीरीज़ लैंथेनम फिर हैफनियम से लेके Ag तक होता है। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं कि इन सब में अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो टॉप टू बॉटम डी ब्लॉक में जेड इफेक्टिव 5D सीरीज़ का सबसे ज़्यादा होता है, फिर 4D सीरीज़ का होता है, लास्ट में 3D सीरीज़ का जेड इफेक्टिव होता है। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर ये है, बिकॉज रीज़न बहुत ही सिंपल है, बिकॉज 3D सीरीज़ में सिर्फ 3D में इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4D सीरीज़ में 3D में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे और साथ में 4D में भी फिल होंगे। 5D सीरीज़ में 3D में, 4D में, 5D में और 4F में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। आपको पता है D और F का सिग्मा कम होता है, तो अगर जितना ज़्यादा D और F में आप इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओगे सिग्मा इनका रिलेटिवली कम होता है। तो जेड इफेक्टिव इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा होता है। राइट, तो इन सब में अगर आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे D में और F में, इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। तो जेड इफेक्टिव 5D का सबसे ज़्यादा, फिर 4D का, फिर 3D का। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो जेड इफेक्टिव मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिगेंड्स और मेटल में आप रिलेशन ही होगा, मेटल लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला है, अपने साथ अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे NiCl4 2 माइनस, पैलेडियम Cl4 2 माइनस एंड प्लैटिनम Cl4 2 माइनस में जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट, सिर्फ हम फोर्थ फैक्टर पे आते हैं। फोर्थ फैक्टर इज नंबर ऑफ लिगेंड्स। अभी नंबर ऑफ लिगेंड पे कैसे डिपेंड करेगा? देखिए, आपको एक चीज़ पता है, स्प्लिटिंग ऑर्डर आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं स्प्लिटिंग ऑर्डर की बात करूँ, स्प्लिटिंग ऑर्डर, तो डेल्टा SP सबसे ज़्यादा होता है, फिर नंबर आता है डेल्टा O का, फिर नंबर आता है डेल्टा टेट्राहेड्रल का। राइट, तो अगर आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए कि NiCl4 2 माइनस है और NiCl6 2 माइनस है, और लेट्स से एक और कंपेयर करने के लिए आ जाए NiCn4 2 माइनस और NiCn6 4 माइनस। चलिए फर्स्ट में किसका CFA से ज़्यादा होगा, NiCl4 2 माइनस का या NiCl6 2 माइनस का? कैसे कंपेयर करोगे? NiCl4 2 माइनस मतलब Ni2+ है, Ni2+ मतलब आपको पता है ये 3D8 है, 4 वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगा, मीन्स इसका हाइब्रेशन sp3 होगा। राइट, और Ni2+ है, 3D8
3D8 में कोई भी लिगेंड हो, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। मीन्स ये ऑक्टाहेड्रल डेल्टा ओ आएगा, यहाँ पे डेल्टा टी आएगा। तो डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ में कौन सा ज़्यादा होता है वैल्यू? डेल्टा ओ। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगा टेट्राहेड्रल से, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे NiCN⁴2- का हाइब्रिडेशन DsP2 हो जाएगा और ये sp3d2 होगा। आप फाइंड कर सकते हो। अभी भी ये डेल्टा ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ये डेल्टा स्क्वायर प्लेनर हो गया। आपको पता है स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से ज़्यादा होता है, इसलिए 4 वाले का इस केस में 6 से ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब चलिए अपन एक यहाँ पे और फैक्टर देखते हैं। 4 फैक्टर के बाद एक और फैक्टर है यहाँ पे, 5th फैक्टर चेलेशन। इससे भी स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। देखिए चेलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। चेलेशन का एकदम देसी में मतलब ये होता है कि रिंग फॉर्मेशन, राइट। जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स दे दे कि लेट्स से NiH2O6 2+3En के साथ ये बना रहा है NiEn3 2+6H2। तो इस कॉम्प्लेक्स में मतलब NiH2O6 2+ में चेलेशन नहीं है और राइट वाले NiEn3 में चेलेशन है। इथिलीन डाइएमाइन ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड लिगेंड रिंग फॉर्म करेगा निकेल के साथ। तो यहाँ पे राइट वाले कॉम्प्लेक्स में चेलेशन है, राइट। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट वाले रिएक्टेंट साइड में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 है, 1 कॉम्प्लेक्स + 3 इथिलीन डाइएमाइन, 4 कंपाउंड है। राइट साइड में 7 कंपाउंड है। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेल्टा एस ये टर्म पॉजिटिव रहेगा। आपको दिख रहा होगा डेल्टा एस पॉजिटिव है। क्लियर है? और चलिए मैं एक और कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ। ये है लेट्स से NiH2O6 2+2 इथिलीन डाइएमाइन। ये मिलके फॉर्म हो रहा है NiEn2 H2O2 2+ यहाँ से 4H2O रहेगा। क्लियर है? चलिए इसका आप यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी राइट साइड में कॉम्प्लेक्स में चेलेशन हुआ है, 2 इथिलीन डाइएमाइन है। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आप देखेंगे इसका भी डेल्टा एस, क्योंकि लेफ्ट साइड में अभी रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल है और राइट साइड में प्रोडक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका भी डेल्टा एस पॉजिटिव रहेगा। चलिए मैं इसको फर्स्ट वाले को डेल्टा S1 बोल देता हूँ, सेकेंड वाले को डेल्टा S2 बोल देता हूँ। एक मैं और कंपाउंड ले लेता हूँ NiH2O6 2+En। ये मिलके फॉर्म होगा NiEnH2O4 2+2H2O, ये रहेगा। आप यहाँ भी देखेंगे कि राइट वाले कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा चेलेशन है, मतलब 1 इथिलीन डाइएमाइन चेलेशन फॉर्म करेगा। फर्स्ट वाले कंपाउंड में तो खैर तीनों ही इथिलीन डाइएमाइन चेलेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि डेल्टा एस, चलिए मैं इसको डेल्टा S3 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है, तो डेल्टा S3 यहाँ भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे डेल्टा S1, डेल्टा S2 और डेल्टा S3 में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होगा? सोचिए, हम तीनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेल्टा S कौन सा होगा? गेस करो। फर्स्ट वाला हो गया डेल्टा S1 सब ज़्यादा होगा डेल्टा S2 से, डेल्टा S2 ज़्यादा होगा डेल्टा S3 से। नहीं समझना है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले केस में रिएक्टेंट में 4 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट में 7 मॉलिक्यूल है। डिफरेंस कितने का आया? 3 का आया। 3 मॉलिक्यूल का डिफरेंस आ रहा है।
सेकेंड वाले मॉलिक्यूल में फर्स्ट अगर ये सेकेंड में रिएक्शन देख लूँ, सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल हैं राइट, और प्रोडक्ट में 5 मॉलिक्यूल हैं, मीन्स डिफरेंस 2 मॉलिक्यूल का आया था। लेकिन थर्ड एग्जांपल में देखें तो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है, मीन्स डिफरेंस जस्ट 1 का आया है। तो आपको बता दूं कि डेल्टा एन जी या डेल्टा एन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा डेल्टा एस भी उतना ही इंक्रीज होता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि डेल्टा एस वन ग्रेटर देन डेल्टा एस टू ग्रेटर देन डेल्टा एस थ्री है, और आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है राइट। तो जिसका डेल्टा एस जितना ज़्यादा होगा उसका डेल्टा जी उतना ही कम होगा। क्लियर है क्या? मतलब मैं बोल रहा हूँ तीनों रिएक्शन में जिसका डेल्टा एस ज़्यादा है, पॉजिटिव तो है ही डेल्टा एस, तो जिसका डेल्टा एस ज़्यादा होगा उसका डेल्टा जी उतना ही कम होगा। मीन्स डेल्टा जी सबसे कम इन तीनों रिएक्शन में। अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन का बोलूँ डेल्टा जी वन है, सेकेंड का डेल्टा जी टू, थर्ड का डेल्टा जी थ्री, तो बोल सकते हैं डेल्टा जी वन इज़ लेस दैन डेल्टा जी टू एंड डेल्टा जी टू विल बी लेस दैन डेल्टा जी थ्री। आपको पता है डेल्टा जी जितना ज़्यादा कम होगा रिएक्शन उतना स्पॉन्टेनियस होते जाता है। ये वर्ड आता है आपको, डेल्टा जी डिक्रीजेज, फ्री एनर्जी जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा या डेल्टा जी नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव होते जाएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव होते जाएगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होते जाएगा। डेल्टा जी डिक्रीजेज, रिएक्शन अकर्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इन तीनों रिएक्शन में अगर मैं देखूँ तो डेल्टा जी वन सबसे ज़्यादा कम होगा। मीन्स तीनों में रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन फटाक से किस में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। इट मीन्स आप बोल सकते हो चेलेशन होगा तो चेलेशन से डेल्टा एस इंक्रीज हो जाएगा, डेल्टा जी डिक्रीज होता है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव होने वाला है, डेल्टा जी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। ड्यू टू चेलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। ये लाइन बस आप याद रखो, ड्यू टू चेलेशन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ये क्या होगा? इंक्रीज होगा राइट। अब जस्ट मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ आपको कि प्रॉब्लम है CuEn होल थ्राइस 3+ और CuNO2 होल 6 3-। फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल है NiEn होल थ्राइस 2+ और NiH2O होल 6 2+। नेक्स्ट है FeNH3 होल 6 2+ और FeC2O4 होल थ्राइस 3-। चलो ये 3+ है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है FeCN होल 6 3-। FeEn होल थ्राइस 3+। FeEn होल 3+। FeEdTA -1। देखिए मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं, आपको बताना है कि 4-5 में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसका ज़्यादा हुआ है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखो EN क्या कर रहा है, ये चेलेशन कर रहा है, NO2 माइनस चेलेशन नहीं कर रहा है राइट। लेकिन आपको मैं बता दूं, देखो कन्फ्यूज़न क्या होगा कि जैसे मान लो अगर मैं
वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का अगर मैं सीक्वेंस लिखूँ तो जैसे C2O4 2 माइनस है, इसके बाद एसीटेट आयन आता है CH3 COO माइनस आता है, वाटर आता है, फिर NCS माइनस आता है, फिर NH3 आता है, फिर पायरिडीन आता है, फिर EN आता है, फिर डाईपायरिडीन आता है, फिर NO2 माइनस आता है, CN माइनस आता है, फिर CO आता है। कुछ ऐसी ऑर्डर होता है, ठीक ना। अब देखो अगर मुझे कंपेयर करना है कि लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CN माइनस में किसका कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होगा, तो ऑफ कोर्स आंसर होगा CO का, राइट। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ से इथिलीन डाइअमाइन। देखो ये इथिलीन डाइअमाइन ये चेलेशन शो करता है। तो अगर आपसे आ जाए कि इथिलीन डाइअमाइन और अमोनिया में, ध्यान सुनना, इथिलीन डाइअमाइन और अमोनिया में किसका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, तो आपका आंसर बहुत ही इजीली होगा कि यार इथिलीन डाइअमाइन चेलेशन भी करता है, इसलिए भी इथिलीन डाइअमाइन स्टेबल होगा, और इथिलीन डाइअमाइन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया से, इसलिए भी इथिलीन डाइअमाइन मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, राइट। लेकिन इथिलीन डाइअमाइन और NO2 माइनस में, अगर अपन इथिलीन डाइअमाइन और NO2 माइनस में आप याद रखो कि इथिलीन डाइअमाइन चेलेशन करेगा, NO2 चेलेशन नहीं करेगा। तो इथिलीन डाइअमाइन NO2 माइनस को डोमिनेट करता है, ये लाइन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इथिलीन डाइअमाइन NO2 माइनस को यहाँ तक ऐसे लिख लो, डोमिनेट करेगा चेलेशन का फैक्टर। मीन्स ऑल्दो NO2 माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन इथिलीन डाइअमाइन का चेलेशन डोमिनेट करेगा, मीन्स इथिलीन डाइअमाइन का कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। लेकिन इथिलीन डाइअमाइन और CN माइनस में अब इथिलीन डाइअमाइन का चेलेशन वाला फैक्टर उतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज CN माइनस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। तो CN माइनस का कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा इथिलीन डाइअमाइन से। तो पहला पॉइंट तो ये याद रख लो कि इथिलीन डाइअमाइन का चेलेशन का फैक्टर कहाँ तक डोमिनेट करता है, NO2 माइनस तक। सेकेंड थिंग आप याद रखो, ये जो ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन और एसीटेट आयन में भी ऑक्जेलेट चेलेशन करेगा, एसीटेट चेलेशन नहीं करेगा, भले ही एसीटेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वाटर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इन सबको डोमिनेट कर जाएगा। तो ये कहाँ तक इसका ऑक्जेलेट आयन का चेलेशन, ये अमोनिया तक, जो मैं कोई और कलर्स लिख दूँ, ये अमोनिया तक डोमिनेट करता है। मीन्स एक ऑक्जेलेट आयन का कॉम्प्लेक्स है और एक अमोनिया है, तो ऑक्जेलेट आयन स्टेबल होगा। लेकिन अगर ऑक्जेलेट आयन है और NO2 माइनस है, तो ऑक्जेलेट आयन का चेलेशन NO2 माइनस के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को डोमिनेट नहीं कर पाएगा, NO2 माइनस स्टेबल होगा। तब ये दो बस याद रख लो, ये आप ड्रॉ कर लो, ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है। ऑक्जेलेट आयन कहाँ तक डोमिनेट करेगा, अमोनिया तक। इथिलीन डाइअमाइन कहाँ तक डोमिनेट करेगा, NO2 माइनस तक। अब देखिए प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम सब कुछ सेम है, जस्ट इथिलीन डाइअमाइन है और NO2 माइनस है। कौन डोमिनेट करेगा, इथिलीन डाइअमाइन। आंसर विल बी इथिलीन डाइअमाइन। क्लियर है क्या। फिर सेकेंड, इथिलीन डाइअमाइन और वाटर, तो कोई डाउट ही नहीं है, इथिलीन डाइअमाइन। अमोनिया और ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट का चेलेशन डोमिनेट कर जाएगा। इथिलीन डाइअमाइन और साइनाइड, तो साइनाइड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। इथिलीन डाइअमाइन या ADTA, तो आंसर क्या होगा, ADTA हेक्साडेंटेड है, बहुत ज़्यादा चेलेशन होगा, तो इसलिए ADTA। क्लियर है क्या।